हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, पिछली क्लास में हमने अल्फाबेट्स और मात्राओं के संयोग से सरल शब्दों को लिखना व पढ़ना सीखा। आज हम कुछ ऐसे नामों को जो कठिन हैं, लंबे हैं और ज्यादातर संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बने हैं, उनको लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ने के बाद हम वावेल्स से मात्राएं बनाना सीख चुके हैं। 21 कॉन्सोनेंट से 37 व्यंजन को भी बनाना सीख लिया है। इन अल्फाबेट्स का यूज सरल नामों में करने के नियम हमने पढ़ लिए हैं। ए अल्फाबेट का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी हम जान चुके हैं। अब हम बच्चों अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ऐसे नामों को या ऐसे शब्दों को जो लंबे हैं या जिनका उच्चारण कठिन है या जो संयुक्त व्यंजनों से बने हैं, उनका सही उच्चारण करना, उनकी सही स्पेलिंग लिखना कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने पहला शब्द लिया छत्रपति। इसमें त्रा है जो संयुक्त व्यंजन है, तो हम पहले इसका वर्ण विन्यास करेंगे, सबको व्यंजनों को अल्फाबेट्स में और मात्राओं में तोड़ेंगे। तो छ अ, त्रा, ता और रा दो संयुक्त व्यंजन से मिलकर बना है, इसकी मात्रा है आ। और पा और ता में ई की मात्रा। इस तरीके से हमने वर्ण विन्यास कर लिया। छा के लिए सी डबल एच ए, त्रा टी आर ए, पा पी ए टी आई टी। इस तरीके से बन गई छत्रपति। अब हम अगला उदाहरण लेंगे प्रज्ञा। प्रज्ञा में क्या है बच्चों? ज्ञा है जो हमारा संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है बच्चों? जा और इया से, है ना। प्रा भी बन रहा है, संयुक्त व्यंजन है पा और रा से। प्रा में आ की मात्रा है और ज्ञा में आ की मात्रा है। तो हम पहले पा और रा के लिए पी आर ए और ज्ञा के लिए जी वाई डबल ए लिख लेंगे वर्ण विन्यास करने के बाद। और डबल ए में से बच्चों ए हट गया, क्योंकि हमने बताया ए और डबल ए का इस्तेमाल हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जहां बहुत ज्यादा जोर देना होता है वहां डबल ए का इस्तेमाल होता है, जहां कम जोर देना होता है वहां पे सिर्फ सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है बच्चों विद्या, है ना। द्या द और या से मिलकर बना है, तो वी आई वी और डी दा के लिए डी और या के लिए वाई डबल ए। फिर हम ये जो या है पूर्ण उच्चरित नहीं हो रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा है, जोर दे के नहीं बोला जा रहा है, तो एक एक को हटा देंगे, बन गया विद्या। अगला नाम है श्रद्धा। श्रद्धा देखिए बच्चों, श्र सा और रा संयुक्त व्यंजन से बना है, दा और धा। तो सा के लिए एस एच, आर के लिए आर ए और डी, दा आधा है तो डी और फिर धा है तो डी एच और आ के लिए डबल ए। इसमें बच्चों दो बार डी आया, एक बार दा का और एक बार धा का। तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? एस एच आर ए डबल डी एच ए। इस तरीके से हो गई श्रद्धा। अब आया अगला शब्द ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर बच्चों, ज्ञानेश्वर तो ज्ञा ज्ञानी का जा और यहाँ से बना है, ने ना ए स्व। स्व में बच्चों सा आधा है इसलिए सिर्फ सा लिखे, इसमें मात्रा नहीं लिखेंगे। वा में आ व और रा, तो ज्ञा जीवाए ज्ञा ने स्वर। इस तरीके से बन गया ज्ञानेश्वर। यहाँ का भी हमने ए हटा दिया। अब अगला शब्द हम लेंगे कृपाचार्य। तो का यहाँ पे जो क्री संयुक्त व्यंजन है, का मेरी ऋषि की मात्रा क्री। पा में आ चार्य च आ और रा पहले उच्चरित होता चार्य, क्या बोलते हैं चार्य। रा पहले आ रहा है फिर या, तो के आ रही क्री पा चा र, तो आर पहले उच्चरित होने के कारण रा की हम आर पहले लिखेंगे। अगला उदाहरण है मृत्युंजय। माँ में भी ऋषि की मात्रा, या यू ता और यू या में ऊ और अंगा की मात्रा दो दो मात्रा है, ज और या मृत्युंजय। तो मृ के लिए एम आर आई, त्युन टी वाई यू, अंगा के लिए इया के लिए एन, ज वाई ए या मृत्युंजय। अगला नाम है अलक्षेंद्र। अ ल छे, छा है जो संयुक्त व्यंजन है, का और सा से बनता है, द्र दा और रा से बनता है। इस तरीके से हमने वर्ण विन्यास किया और सबके लिए हम अल्फाबेट्स मात्राओं के साथ लिख लेंगे। अ ल के एस एच छ, ये वाई ई, ना के लिए एन और द्रा के लिए डी आर ए, बन गया अलक्षेंद्र। इसी तरीके से बच्चों हम त्रिपुरा, तिरुअनंतपुरम, त्रयंबकेश्वर आदि नामों का वर्ण विच्छेद कर लिखने व पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप अपने आसपास ऐसे कठिन और लंबे नामों को ढूंढकर लिखने का जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतनी जल्दी सफल होंगे। इसी तरीके से बच्चों हमने पढ़ा है ना, दोहा कबीरदास जी ने बोला है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। मतलब अभ्यास करने से जो मूर्ख बुद्धि है वो भी क्या होती है? चतुर हो जाती है, कुशल हो जाती है।
है ना, सुजान हो जाती है, अच्छी बुद्धि का हो जाती है बार बार अभ्यास करने से। जैसे एक रस्सी जब कुआं में जो डालते हैं पानी खींचने के लिए, बार बार पत्थर से होकर जाती है तो पत्थर जैसी कठोर सतह पर भी उस रस्सी का निशान पड़ जाता है। तो बस बच्चों, आप अभ्यास करने जुट जाइए। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी बहुत सारे नामों को, कठिन सरल सब नामों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। पढ़ना सीखेंगे तो लिखना भी सीख जाएंगे। इस तरीके से हमने बच्चों हिंदी की ध्वनियों को, उनके वर्णों को इंग्लिश अल्फाबेट्स में उपयोग करना जान लिया है। अब कुछ ऐसी भी ध्वनियां हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में तो शामिल है, लेकिन वो हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं है। ऐसी ध्वनि आगत ध्वनियां कहलाती हैं, आगत वर्ण कहलाते हैं। जैसे ज, र, क, फ, ग। ये छोटी बिंदी लगे जो वर्ण है ना बच्चों, ये देखिए कहाँ छोटी बिंदी लगती है, यहाँ पे। तो ये जो छोटी बिंदी लगे सारे वर्ण है, नुक्ता वर्ण कहलाते हैं। और ये उर्दू भाषा से हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में शामिल हुए हैं। ये हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं है। और ये हमारी हिंदी भाषा के क, ग, ज आदि वर्णों से भिन्न उच्चरित है। ये सारे वर्ण आगत वर्ण कहलाते हैं और इनको हम बोलते हैं नुक्ता वाले वर्ण। तो क, ख और ग में नुक्ते का प्रयोग ऐच्छिक है, हम शब्दों में इस्तेमाल करेंगे। जैसे इकबाल, तो यहाँ पे हम नुक्ता वाला का इस्तेमाल करेंगे तो का की स्पेलिंग बदल जाएगी, हम का के लिए के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इकबाल बोलेंगे का में नुक्ता लगा देंगे तो यहाँ पे का की जगह क्यू का इस्तेमाल होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। ज और फा में नुक्ता लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उच्चारण और लेखन इससे दोनों ही बदल जाता है। और ज और फा दोनों वर्णों से उर्दू में भी शब्द बनते हैं और अंग्रेजी में भी। जैसे कर्ज, ताजा, जिंदगी, जिल्लत, जमानत। ये जो जा है ना बच्चों, ये जा हमारा वाला जा नहीं है, जा वर्ग है ना। हम जब इसको जा बोलेंगे ना, जा हमारा मतलब होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता, तो ये नुक्ता वाले वर्ण का उच्चारण अलग हो जाता है। इसलिए इंग्लिश अल्फाबेट में इनके लिए अलग अल्फाबेट, इंग्लिश वर्णमाला में अलग अल्फाबेट इस्तेमाल होते हैं, अलग लेटर। अब जैसे हम उदाहरण लाए हैं आपके लिए, देखिए दो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया, एक जरा है ना और एक है जरा। इसको हम पढ़ते हैं जरा और इसको पढ़ते हैं जरा। तो ये जा है जो नुक्ता वाला जा है ना, और ये जा है, जा जहाज वाला जा है। ये वाला जो जा है ना, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा, ठीक है। और ये वाला जो जरा है, इसका मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। तो ये वाले का मतलब थोड़ा, ये वाले का मतलब बुढ़ापा। तो अब देखिए एक नुक्ता बिंदी हम हटा देंगे तो मतलब कितना बदल जाता है। तो इसलिए ऐसे नुक्ता वाले वर्णों का उच्चारण और लेखन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अंग्रेजी के शब्द देख लेते हैं। तो हिंदी के शब्द अंग्रेजी में कैसे बन रहा है, देखिए नुक्ता वाला जा से। रोज, जीरो, न्यूज, प्राइज, है ना। तो यहाँ पे जो जा है रोज, ये सिंपल वाला। जीरो है ना, जे नहीं आया है, जीरो। जा कौन सा नुक्ता वाला, तो जेड आया है। न्यूज, यहाँ पे सिंपल जा है। प्राइज, प्राइज में क्या होता है? नुक्ता वाला जा, इसीलिए जा में क्या लगा देते हैं हम? जेड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे फा, ये हमारा जो फा है ना बेटा, पा फा ओष्ठा भी नहीं है, ये नुक्ता वाला है। नुक्ता वाला फा में क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा निचला होंठ ऊपरी दांतों को छुआता है, फा फा ऐसे करके। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फेल, फादर, फाइट, फादर। हम इसको फादर नहीं बोलेंगे, फादर। जो फा है हमारा निचले होंठ ऊपरी दांतों को छूते हुए इस्तेमाल होगा। तो ये जो नुक्ता की बिंदी होती है बच्चों, हमारे अढ़ा और अड़ा में जो बिंदी लगती है उन बिंदुओं से बिल्कुल भिन्न होती है। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था का उदाहरण ना, इकबाल और इकबाल। तो ये देखिए ये वाला जो के है ये नुक्ता वाला का नहीं है, और ये वाला जो का है ये नुक्ता वाला का है। तो जब हम नुक्ता वाला का लिखेंगे तो स्पेलिंग में क की जगह क्यू आएगा, और जब हम सिंपल वाला का लेंगे क वर्ग का तो यहाँ पे क आएगा, के। आई के बी एल इकबाल और आई क्यू बी ए एल इकबाल। इस तरीके से बच्चों नुक्ता वाला का के लिए क्या इस्तेमाल होता है? क्यू ए। अब खान, खान में बच्चों जो हमारा खा है, चाहे वो सिंपल वाला खा हो या नुक्ता वाला, अंग्रेजी में अलग से इसके लिए कोई भी अल्फाबेट नहीं है। तो हम खा के लिए के एच का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर भी के एच ए एन खान कर देंगे। तो ये हो गया का और खा। अब आई गा की बात। तो गा में भी देखिए बच्चों गालिब और गजल, हम दो उदाहरण लेके आए हैं। जब हम सिंपल वाला गा बोलते हैं तो जी आता है, लेकिन जब हम नुक्ता वाला गा बोलते हैं तो हम इंग्लिश में क्या आ जाता है उसके लिए? जी एच ए। जबकि सिंपल हिंदी वर्ण का जी एच ए किसके लिए होता है? घ के लिए। लेकिन सिंपल गा है जो हिंदी वर्णमाला का गा गमले का, उसके लिए जी आएगा। और जो नुक्ता वाला आगत वर्ण गा है उसके लिए जी एच आएगा। तो गालिब, जी एच ए एल आई बी। अगर हम इसको जी ए लिख देंगे तो गालिब, ये गा नहीं होगा नुक्ता वाला, सिंपल वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे गजल, तो ग और जा देखिए बच्चों दोनों में नुक्ता है,
तो गा के लिए GHA और जा के लिए जेड, यहाँ पे जे नहीं आएगा जेड आएगा, यह गजल। अब इसी तरीके से जायका, तो ये जो जायका है ना, जा नुक्ता वाला जा है, तो यहाँ पे भी जे नहीं आएगा, ZA आएगा, है ना। जायका या पुनरुच्चरित नहीं हो रहा है, तो इसलिए वाई के बाद का ये हट जाएगा, बन जाएगा जायका। ऐसी जफर, फादर, है ना। अब देखिए फा है जो एफ, वैसे PH आता है फा के लिए, पी के बाद पा और फा, लेकिन ये फा कौन सा है बच्चों, नुक्ता वाला फा, तो नुक्ता वाला फा के लिए एफ आता है। फादर, FATHER, PHATHER नहीं होता, फादर नहीं बोलना है, फादर, है ना। फा कौन सा हम उच्चारित कर रहे हैं, हमारा निचला होंठ ऊपरी दांतों को छुआते हुए आ रहा है। तो जा है जो हमारा जा जहाज का, उसके लिए जे इस्तेमाल करेंगे। जा जो नुक्ता वाला उसके लिए ZA। ऐसी फा है जो सिंपल हमारा फा फल का, उसके लिए PH, और जो नुक्ता वाला फा है उसके लिए हम एफ के इस्तेमाल करेंगे। तो ये बच्चों ये नुक्ता वाले आगत वर्ण हुए। अब हम अगले आगत वर्ण पढ़ेंगे अर्धचंद्राकार। कई शब्द आपकी देखिए अर्धचंद्रा की मात्रा लगी रहती ना, कई शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के, कई शब्द हमारे हिंदी में हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम आ चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ये बच्चों ना आ होता है ना ओ होता है, ये इन दोनों के बीच की ध्वनि है। इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम क्या बोलते हैं अर्धचंद्राकार की मात्रा लगा के, हम इसको अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगा के हम इसको स्पेलिंग बना लेते हैं। और अगर हम इनका सही उपयोग नहीं करते ना बच्चों, तो इसके भी अर्थ और मायने बदल जाते हैं। अब जैसे हम उदाहरण लाए हैं हॉट, है ना, हॉट और हार्ट। अब दोनों के देखिए बच्चों, ये दोनों जो हार्ट लिखा है इसमें अर्धचंद्राकार लगा हुआ है और इस हार्ट में नहीं लगा, हम इसको हॉट पढ़ेंगे, इसको हार्ट। हॉट बोलेंगे तो आ और ओ के बीच मतलब ओ आ जाएगा, HOT, और यहाँ पे हार्ट HAT। ये जो HOT हॉट होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है गर्म, हॉट टी, हॉट कॉफी ऐसे बोलते हैं, हॉट बैग। और ये जो हार्ट है ना HAT हार्ट, यानी इसका मतलब होता है बाजार। तब देखिए खाली एक चंद्र बिंदु से मात्रा मतलब अर्धचंद्राकार का चिन्ह हम हटा दिए, तो स्पेलिंग भी बदल गई और उनके अर्थ यानी मीनिंग भी बदल गए। अब इसी तरीके से बॉल और बाल, बॉल जो हम खेलते हैं गेंद BALL, और हम बाल जो हमारे सिर के बाल होते हैं इसके लिए हम BAL। तो देखिए अर्धचंद्रा हटाने से बॉल है जो गेंद किसमें बदल गई, सिर के बाल में बदल गई। तो ये अर्धचंद्राकार वाले और भी हम उदाहरण आपको बताते हैं। कॉफी, है ना, कॉफी देखिए, कॉफी ये वाले का है जो इसमें अर्धचंद्रा का चिन्ह लगा है, तो ये गई पेय पदार्थ। और काफी बोलते बहुत है, काफी मतलब पर्याप्त है, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। तो कॉफी की स्पेलिंग COFF हो गया, और ये वाला जो काफी है पर्याप्त, इसका CAFI। तो इस तरीके से बच्चों अर्धचंद्रा का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, उच्चारण में भी और स्पेलिंग लेखन में भी। अगर हमने स्पेलिंग में इसका सही उपयोग नहीं किया तो पूरे हमारे मीनिंग बदल जाते हैं। अब जैसे ऑफिस, डॉक्टर, बॉडी, ऑफर, वर्म, वॉल्यूम, जॉब, डॉग, वाटर, कॉलेज, ये सभी अर्धचंद्रा वाले आगत वर्ण है ना आ है ना ओ है, उनके बीच के हैं। ये इंग्लिश अल्फाबेट मतलब इंग्लिश भाषा से, अंग्रेजी भाषा से हमारी बोलचाल की भाषा में शामिल हुए। अब हम इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। देखिए COLLEGE, इसको हम कॉलेज नहीं पढ़ेंगे भाई, ओ है तो हमको पढ़ना क्या चाहिए कॉलेज, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ते हैं कॉलेज। यहाँ पे हम अर्धचंद्रा काला, कॉलेज नहीं कॉलेज ऐसे पढ़ते हैं। वाटर, है ना, ये वाला वाटर, वाटर नहीं पढ़ते वाटर। बॉडी नहीं पढ़ते इसको, BODY को हम क्या पढ़ते हैं बॉडी। इसी तरीके से बॉडी गार्ड बनता है। ऑफिस, इसको हम ऑफिस नहीं पढ़ेंगे, ओ है तो ऑफिस नहीं ऑफिस। ऑनलाइन, अभी आपकी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, इसको हम ऑनलाइन नहीं पढ़ते, ऑनलाइन, आ के ऊपर अर्धचंद्रा, तो उच्चारण ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन। ऐसे ही बॉडी गार्ड, है ना, बॉडी। तो इस तरीके से बच्चों ये सभी शब्द आगत ध्वनि आ के उदाहरण है, तो हम इनके उच्चारण पर सही ध्यान देकर इनकी सही मीनिंग समझ सकते हैं। ये हो गए बहुत सारे आगत वर्ण। अब हम कुछ परंपरा पर विचार कर लेते हैं। अब बच गए हमारे पास कुछ शहरों के नाम। जब हमने अभी तक जो भी 12 खड़ी पढ़ी, जो भी अल्फाबेट्स पढ़े, हिंदी के वर्णमाला पढ़ी, तो हम अगर उनके इस्तेमाल करके कुछ शहरों के नाम लिखते हैं ना बच्चों, तो गलत हो जाते हैं। जैसे लखनऊ, अगर हम अपनी अभी तक के पढ़े ज्ञान के आधार पर लखनऊ की स्पेलिंग लिखेंगे तो ल ख नौ, है ना, NAU नौ, ख के लिए KH और L। लेकिन बच्चों ये स्पेलिंग गलत है। लखनऊ की स्पेलिंग होती है LUCKNOW। क्यों ये स्पेलिंग ऐसी क्यों है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। ऐसी मेरठ एक शहर है, जब हम मेरठ की स्पेलिंग पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हम जो लिखेंगे अपने ज्ञान के आधार पर तो में र और ठ TH, लेकिन सही स्पेलिंग क्या है MEERUT, मेरठ।
तो इस तरीके से जगह विशेष का भी वर्ण उच्चारण में ध्यान पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कैसे? अब जगह विशेष का मतलब क्या है? अलग अलग भाषा विशेष के क्षेत्र। जैसे हम जब साउथ तरफ जाएंगे ना, तो साउथ इंडियन लोग, हम जब ललिता लिखते हैं ना बच्चों, तो टी के ता के लिए टी ए लिखते हैं, लेकिन साउथ इंडियंस लोग यहाँ पे टी एच ए लिख देते हैं। जबकि हम जानते हैं टी एच का इस्तेमाल हम था के लिए करते हैं ना, हम इसको ललिता, लेकिन उन लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे इन लोग ललिता ही पढ़ेंगे, लेकिन वो टा के लिए हमेशा टी एच का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? साउथ इंडियंस लोग टा के लिए टी की जगह टी एच का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से बदल जाती मीनिंग। तो इस प्रकार बच्चों हम हिंदी नामों से वर्ण विच्छेद कर अंग्रेजी नामों को लिखना सीख लिए। उसी तरीके से हम अंग्रेजी शब्दों को अल्फाबेट्स में विभक्त कर अंग्रेजी पढ़ना और लिखना भी सीख सकते हैं। तो बच्चों आप अपना प्रयास जारी रखिए। बच्चों हम वर्ण और अल्फाबेट और मात्राओं से आगे बढ़ते हुए हम शब्दों की ओर बढ़ेंगे। शब्द क्या हैं? ये हमारे लिए क्या काम करते हैं? इनका संसार कैसा है? सोचिए बच्चों, अगर ये शब्द हमारी दुनिया से चले जाएं तो क्या होगा? हमारे पास बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, लेकिन उसकी प्रिंटिंग गायब हो जाए तो हम क्या पढ़ेंगे? हमारा मान लीजिए कल हिंदी का पेपर है, हमने नोट्स बनाए थे, हम सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, सारे अक्षर गायब हो गए, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी पूरी दुनिया शब्दों पर टिकी है। हम सोचते भी शब्दों में है, हम बोलते भी शब्दों में है, हम लिखते भी शब्दों में है। तो बच्चों, अब हम अगली क्लास में इन्हीं शब्दों की दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोग को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।